नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टारगेट विथ जीके। हमने अपनी पिछली कक्षा में जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में पार्ट 3 देखा था, जिसके तहत हमने दो अनुच्छेदों को कवर किया था, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 के कुछ क्लॉज देखे थे हमने, 15(3), 15(4), 15(5). इसी तरह से हमने 16 में 16 का 2, 3, 4 का 16(4) का ए और 16(4) का बी देखा था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने उन अनुच्छेदों को अच्छी तरह से समझा होगा। कमेंट करके उन अनुच्छेदों के बारे में आप बताइएगा हमें कि आपने उनके बारे में क्या समझा। आज हम देखेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का पार्ट 4 और हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 17 से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत करता है। मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता को वैसे वो अनुच्छेद 17 परिभाषित तो नहीं करता है, परंतु छुआछूत चूंकि भारतीय समाज में काफी तेजी से पनप रही थी या कि बढ़ी हुई थी, इसलिए अनुच्छेद 17 को लाया गया और अस्पृश्यता का अंत किया गया। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 19। तो आर्टिकल 19 में कई सब क्लॉजेज हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो ही क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19(1) का डी और अनुच्छेद 19(1) का ई। अनुच्छेद 19(1) के डी में क्या है कि आप भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से सर्वत्र घूमने का अधिकार देता है। आप भारत के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर आजादी पूर्वक घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। यह कहता है अनुच्छेद 19(1) का डी। अनुच्छेद 19(1) का ई कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी भाग में निवास करने का अधिकारी होता है। मतलब आप भारत के अंदर किसी भी भूभाग में, किसी भी क्षेत्र में आपको निवास करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये कहता है अनुच्छेद 19(1) का ई। अब हमने इन दोनों को क्यों पढ़ा, जबकि चैप्टर तो जनजातियों से संबंधित चल रहा है। तो यहां देखेंगे कि अनुच्छेद 19 का जो 5 है, आर्टिकल 19 का जो 5 है, वो अनुच्छेद 19(1) के ई, अनुच्छेद 19(1) के डी पर प्रतिबंध लगाता है या रोक लगाता है कुछ शर्तों के साथ। अनुच्छेद 19 का जो 5 है वो रोक लगाता है। आपने देखा कि 19(1) के डी में क्या था कि आप भारत के अंदर हर जगह घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, और 19(1) के ई में था कि आप भारत के अंदर हर जगह कहीं भी आप जहां आपका इच्छा हो आप निवास कर सकते हैं। ये दो अधिकार हैं आपके। परंतु 19 का जो 5 है, आर्टिकल 19 का जो सब क्लास 5 है, इसके हिसाब से ये प्रतिबंध लगाता है इन दो अनुच्छेदों के ऊपर। कैसे पढ़ेंगे? इस अनुच्छेद के माध्यम से आवागमन एवं निवास के स्वतंत्रता के अधिकारों पर रोक लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(5) के तहत आर्टिकल 19(1) के डी एवं 19(1) के ई पर रोक लगाए जा सकते हैं। इसकी कारण है कुछ आम जनता के हितों की रक्षा की बात पर और किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की बात पर। अगर यदि ऐसा लगता है कि आम जनता के हित छिपे हुए हैं किसी ऐसी कंडीशन में जिस पर 19(1) और 19(1) डी और 19(1) के ई को रोक लगाने पर वहां जो पब्लिक का हित छिपा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 19(5) को लागू किया जाता है। और कारण यह है, आपने देखा कि आम जनता का हित एवं अनुसूचित जनजातियों के हित। तो हमने अनुच्छेद 19(1) का डी और 19(1) का ई इसीलिए पढ़ा क्योंकि 19 जो 5 है वो इन पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, युक्त प्रतिबंध। युक्त प्रतिबंध का मतलब है प्रतिबंध जो होना चाहिए वो यथोचित होना चाहिए, उसका कोई तर्क होना चाहिए, बिना तर्क का नहीं होना चाहिए,
और प्रतिबंध ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे भारतीय संविधान में हमारे संपूर्ण अधिकारों का ही हनन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। युक्ति युक्त प्रतिबंध शब्द का उपयोग करता है 19(1) का डी एवं 19(1) के ई को 19(5) के तहत रोकने के लिए। तो आपने 19(5) देखा, सबसे पहले आपने अनुच्छेद 17 देखा जिसमें छुआछूत का अंत, उसके बाद आपने 19(1) का डी देखा, सर्वत्र भ्रमण की आजादी, 19(1) का ई देखा, सर्वत्र निवास की आजादी या अधिकार, उसके बाद 19(5) देखा जिसमें अगर यदि शासन को यह लगता है कि 19(1) के डी और 19(1) के ई पर रोक लगाने से आम जनता का हित हो रहा है, किसी वजह से या किसी कारणवश आम जनता का हित हो रहा है एवं अनुसूचित जनजातियों का हित हो रहा है, वहां पर शासन 19(5) का उपयोग करके इन दोनों अनुच्छेदों को रोक सकती है। आर्टिकल 19(1) एवं 19(1) का डी एवं 19(1) का ई, इन दोनों को अनुच्छेद 19 का 5 रोक सकता है। कारण आपने देख ही लिए। आगे हम पढ़ेंगे पंचायतों में सीटों के आरक्षण। अभी हमने देखा था 15 में आपने क्या देखा था कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके आधार थे मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान। फिर उसके बाद हमने देखा था कि शिक्षा 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में से चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो, उनमें आरक्षण दिया गया पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर। तो अभी हमने देखा 15 में शिक्षा एवं सामाजिक विकास की बात की। उसके बाद फिर 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की कि सभी को बराबर रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं यहां से पंचायतों में सीटों के आरक्षण। पंचायतों में SC ST के लिए जो सीटों में आरक्षण है, महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, फिर उसके बाद नगर पालिका में, फिर उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद विधानसभा में और फिर लोकसभा में, इन चारों जगहों पर हम आरक्षण को देखेंगे। क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पंचायतों में। पंचायतों में सीटों के आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 243 के डी के तहत। अनुच्छेद 243 का डी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हेतु प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में इनकी जनसंख्या के अनुसार सीटों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 243 का डी कहता है कि पंचायती क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उनके जनसंख्या के आधार पर सीटों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 243 का डी कहता है। नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण भी है। अनुच्छेद 243 का टी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए प्रत्येक नगर पालिका में सीटें आरक्षित की जाएगी। अनुच्छेद 243 का टी, अनुच्छेद 243 का डी, अनुच्छेद 243 का डी, अनुच्छेद 243 का टी। अब अगर यदि हम कहें कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि किसमें टी है किसमें डी है, तो कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये नगर पालिका के लिए है, नगर यानी सिटी, सिटी यानी नगर, सो सिटी में टी है लास्ट में, तो हम 243 का टी है तो मतलब सिटी के लिए है, शहरों के लिए है नगर पालिका। नगर पालिका में सीटों का आरक्षण 243 के टी के तहत, और यहाँ पे 243 का डी, उसके बाद बचता है डी, तो वो गांव के लिए है। ये जी के नजदीक है, ग्राम, जी के नजदीक है डी, DEFG कह सकते हैं हम अनुमान लगाने के लिए। तो 243 का जो डी है उसमें ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, 243 के टी
सिटी से हम टी का अनुमान लगाएंगे तो नगर पालिका में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए, संपूर्ण सीटों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संपूर्ण सीटों में कम से कम 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो आपने इन दोनों को याद करने का हमने तरीका बताया। अगर टी है 243 टी है तो आप सिटी के ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सिटी में लास्ट में टी है तो 243 टी है अगर तो वो नगर पालिका में चला जाएगा, और अगर डी है तो एक ही बचता है तो ग्राम में चला जाता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, अगला हम देखेंगे राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण। राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत। सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए राज्यों की विधानसभाओं में अनुच्छेद 332 के तहत सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई हैं। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, या कि हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स का पेपर 1 के यूनिट 10 की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ थोड़ा सा मध्य प्रदेश की जानकारी देखेंगे। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 230। एक सीट मनोनीत होगी राज्यपाल के द्वारा, है ना, और उसके बाद 230 सीटों में शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है? 35, और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 47। तो अगर यदि सवाल है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 47 सीटें आरक्षित हैं किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 332 के तहत है, आर्टिकल 332 के तहत। किसी भी राज्य की विधानसभाओं में जो सीटें आरक्षित हैं वो अनुच्छेद 332 के तहत है। यहां पर एक बात है, असम के स्वायत्त जिलों के शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर बाकी सभी राज्य विधानसभाओं की सीटों में SC ST को आरक्षण प्राप्त है। यह स्वायत्त जिला क्या है और यह असम में ऐसा क्यों है? हमने अनुसूची 6 पढ़ी थी, अनुसूची 6 हमने 5 पढ़ी थी, फिर 6 पढ़ी थी। अनुसूची 6 में आपने देखा था कि पूर्वोत्तर के 4 जिले थे, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। तो असम में 3 जिले ऐसे हैं जो ऑटोनॉमस हैं, स्वायत्त, जिसमें स्वायत्त मतलब कि वहां कह सकते हैं कि ऐसी सरकार बनाई गई है उन जिलों में कि उन्हीं सरकारों अलग से शासन का व्यवस्था किया गया, अलग से प्रशासन एवं नियंत्रण की व्यवस्था असम के उन 3 जिलों में किया गया है जहां शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, और उन जनजातियों को छोड़कर बाकी हर एक राज्य की विधानसभाओं में सीटों पे आरक्षण प्राप्त है। तो असम के 3 स्वायत्त जिलों के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़कर, तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं? बोडो, कार्बी एवं दीमा हसाओ। ये असम के 3 जिले हैं जहां स्वायत्त सरकारें हैं, है ना, स्वायत्त शासन है। तो स्वायत्त शासन में असम के 3 जिले हैं, बोडो, कार्बी, दीमा हसाओ, जहां स्वायत्त शासन है, और वहां की जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में जो सीटें आरक्षित हैं उसमें उनको भाग नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ ऑटोनॉमस रूल है, स्वायत्त प्रशासन का नियम है। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 6 के तहत। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में हमने देखा कुल सीटें कितनी थी? 230, जिसमें से 1 मनोनीत थी। और शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 35। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा में जो सीटों में आरक्षण है, अभी हमने देखा राज्य की विधानसभाओं में, उसके बाद लोकसभा में। तो लोकसभा में सीटों में आरक्षण, लोकसभा में 330 सेम असम के स्वायत्त जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर,
वही 3 जिले जिन पर स्वायत्त शासन है, उन 3 जिलों को छोड़कर, असम के उन 3 जिलों को छोड़कर बाकी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। असम के उन 3 जिलों की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको छोड़कर बाकी जो अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां हैं उनके लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत, 330 के तहत। तो लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 543, 543 कुल सीटें हैं। 543 सीटों में शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है 84 और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है 47। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 है। अब यहां पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 29 सीटें। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीटें हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा की कुल सीटों में 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं 29 में से, एवं 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। थोड़ा सा यहाँ हम जिले देखेंगे, वो जो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में ये सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। तो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो हैं भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन, भिंडी देऊ, भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो है धार, रतलाम, खरगोन, मंडला, शहडोल एवं बैतूल। तो लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जो 29 सीटें हैं जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इन 6 क्षेत्रों को थोड़ा सा हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे जो एसटी के लिए आरक्षित हैं लोकसभा सीटें। तो धार, रतलाम, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल। हम यहां से देखेंगे डोल, डला, शहडोल में डोल ले लेंगे, मंडला में डला और बैतूल में तूल। डोल, डला, तूल, डोल, डला, तूल, डोल, डला, तूल, तला, डोल, डला, तूल, तला और धाख। तो मध्य प्रदेश में किसका धाक है?